नमस्कार। हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का चौथा पाठ ऊष्मा पढ़ रहे हैं। तो आज हम ऊष्मा का भाग 4 पढ़ेंगे। तो भाग 3 में हमने पढ़ा था ऊष्मा के स्थानांतरण, जिसमें हमने एक प्रयोग किया था। हमने एल्यूमिनियम का तार लिया था, उसके जगह जगह पर हमने मोम चिपकाई और उस तार के एक सिरे को गर्म किया था। तो हमने देखा था कि धीरे धीरे वो तार पूरा गर्म होके सारे मोम के टुकड़े पिघल कर नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने प्रयोग में देखा था कि ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। आज हम देखेंगे ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियाँ हैं, जिसमें पहली विधि है चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, दूसरी है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण और तीसरी है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो हम पहली विधि देखते हैं चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में होता है, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, इनमें। और ठोस पदार्थों के स्थानांतरण का प्रयोग हमने अपने पिछले भाग में किया था। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा के स्थानांतरण के आधार पर ठोस पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो चालक और एक कुचालक या विद्युत रोधी। तो चालक तो वे ठोस पदार्थ होते हैं जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं, मतलब कि जिनमें ऊष्मा का प्रवाह होता है वो ऊष्मा के चालक कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा आदि। दूसरा है कुचालक या विद्युत रोधी या ऊष्मा रोधी। कुचालक या ऊष्मा रोधी तो वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं वे कुचालक या ऊष्मा रोधी कहते हैं। मतलब कि जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है वे कुचालक या ऊष्मा रोधी कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, इनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, तो ये कुचालक कहलाते हैं। तो चालन के द्वारा ठोस पदार्थों में तो ऊष्मा का चालन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ठोस पदार्थों के अलावा द्रव भी हैं, गैस भी है, तो उनमें ऊष्मा का चालन कैसे होता है, जैसे जल, वायु। तो इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो जल और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। जल और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। अब संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है तो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जल में कैसे होता है? तो उसके लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसमें हमने पानी भर दिया और इस पानी से भरे हुए कॉनिकल फ्लास्क को एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर जाली रखकर उसके ऊपर रख दिया और हमने नीचे मोमबत्ती या बर्नर जला देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस मोमबत्ती या बर्नर के जलने से धीरे धीरे ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रखा पानी भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये पानी गर्म होता जाता है वैसे वैसे यहाँ से इस पानी से छोटे छोटे बुलबुले निकलकर, यहाँ पेंदे से बुलबुले निकलकर ऊपर उठने शुरू होते हैं। मतलब ये कि जब इस ज्वाला के द्वारा ऊष्मा इस ज्वाला के पास वाले जल को दी जाती है तो ये वाला पानी, जल गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो इस गर्म पानी के ऊपर उठने से इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे इस तल के पास या ज्वाला के पास का पानी गर्म होता जाएगा वैसे वैसे वह ऊपर उठता जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी इस तल के पास में
आता जाएगा। मतलब कि ये चक्र तब तक चलता जाएगा जब तक कि इसके अंदर रखा हुआ पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार पानी के गर्म होने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है संवहन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कॉनिकल फ्लास्क का जो पानी है वो गर्म पानी ऊपर उड़ता जाएगा, ठंडा पानी नीचे जाता जाएगा। इस चक्र के द्वारा पूरा पानी गर्म हो जाता है और यह चक्र कहलाता है संवहन। तो यह प्रयोग हमें यह बताता है कि पानी या जल जो है वो संवहन विधि द्वारा अपने आप में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तो पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा, जिसमें गर्म पानी ऊपर उठता है और उस खाली जगह का स्थान लेने के लिए ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। तो ये तो हो गया जल में। अब वायु में भी इसी प्रकार का प्रक्रम चलता है। वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा ही होता है। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ कोई ऊष्मा स्रोत है, तो ऊष्मा स्रोत के पास की हवा जो है वो गर्म होगी, गर्म होकर कहाँ जाएगी? ऊपर। और ऊपर की जो ठंडी हवा है, ठंडी वायु, वो कहाँ आएगी? इस ऊष्मा स्रोत के पास में। मतलब कि ऊष्मा स्रोत के पास की जो गर्म जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उड़ती जाएगी। तो यहाँ की जगह खाली हो जाएगी। तो इस जगह को पूरा करने के लिए ऊपर की ठंडी वायु यहाँ आ जाएगी। तो यह ठंडी वायु गर्म होगी और यह भी गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। और आसपास की ठंडी वायु इस जगह को पूरा करने के लिए यहाँ आ जाएगी और यहाँ आकर गर्म होगी और ऊपर उड़ जाएगी। तो और आसपास की हवा यहाँ आएगी, वो भी गर्म होगी और ऊपर उठकर उड़ती जाएगी। तो इस प्रकार यह प्रक्रम तब तक चलता जाएगा जब तक कि आसपास की पूरी वायु गर्म नहीं हो जाती है। तो वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। अब वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण का अनुभव जो है वो ज़्यादातर तटीय इलाकों में, मतलब कि समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को ज़्यादा महसूस होता है। तो समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को ये वायु में ऊष्मा के स्थानांतरण का अनुभव कैसे होता है? तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो है समुद्र समीर, समुद्र समीर, और एक है थल समीर। अब समुद्र समीर को हम कैसे समझ सकते हैं? तो हमें देखना है कि एक तरफ है समुद्र और एक तरफ है स्थल, मतलब धरती या थल। ठीक है। अब दिन के समय में, दिन के समय में मतलब कि जब सूर्य रहता है तब, तो दिन के समय में एक तरफ स्थल है और एक तरफ समुद्र है। तो इन दोनों में से दिन के समय में पहले गर्म या ज़्यादा गर्म कौन होगा? तो दिन के समय में स्थल जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है और समुद्र जो है वो कम गर्म रहेगा। तो स्थल जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है, तो स्थल के आसपास की जो वायु है वो भी गर्म होकर कहाँ उड़ जाएगी? ऊपर उड़ जाएगी। दिन के समय में स्थल ज़्यादा गर्म होता है तो स्थल के आसपास की वायु भी गर्म होकर कहाँ उड़ जाती है? ऊपर उड़ जाती है। तो अब यहाँ की जो खाली जगह है उसको पूरा करने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं आएगी। समुद्र की ओर से ठंडी वायु आएगी, ये भी गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। तो और समुद्रों से ठंडी हवाएं आती रहती हैं। मतलब ये कि तटीय इलाकों में
दिन के समय में समुद्र से आने वाली ठंडी हवाओं को अनुभव किया जा सकता है। तो यह अनुभव इसी के कारण होता है कि दिन के समय में ज़्यादा स्थल के ज़्यादा गर्म होने से वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं और समुद्रों की ठंडी वायु उस खाली जगह को भरने के लिए या उस चक्र को पूरा करने के लिए समुद्रों से ठंडी हवाएं आती रहती हैं। इसीलिए समुद्रों के आसपास जो घर होते हैं या तटीय इलाकों के आसपास जो घर होते हैं उनकी दरवाजे और खिड़कियां जो है वो समुद्र की ओर रखे जाते हैं ताकि गर्मियों के समय में ठंडी हवाओं को अनुभव या महसूस किया जा सकता है। तो समुद्रों से चलकर या बहकर आने वाली हवाएं, समुद्रों से बहकर आने वाली हवाओं को समुद्र समीर कहा जाता है। अब इसके विपरीत, इसके उल्टा या इसके विपरीत रात के समय में तो रात के समय में ये स्थल और ये समुद्र, तो रात के समय में हम देखते हैं कि स्थल जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और समुद्र का जल जो है वो ठंडा होने में ज़्यादा समय लगाता है। अब रात के समय में स्थल जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और समुद्र का पानी जो है वो ठंडा होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्थल का तापमान क्या है, कम, और समुद्र का तापमान क्या है, अधिक। मतलब कि अब इन दोनों में से गर्म जगह कौन सी होगी, समुद्र, और ठंडी जगह कौन सी होगी, स्थल। तो अब समुद्रों के आसपास की हवाएं जो गर्म होती हैं वो उठकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो स्थल से ठंडी हवाएं बहकर उसकी जगह को पूरा करेगी। मतलब कि रात के समय में समुद्र के ऊपर या समुद्र के आसपास की जो वायु है वो स्थल की अपेक्षा गर्म होती है। तो गर्म होने के कारण वो कहाँ जाएगी, ऊपर। तो वहाँ की जगह को या उस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल से ठंडी हवाएं बहकर वहाँ जाती हैं। तो जब स्थल से हवाएं बहकर समुद्र की ओर जाती हैं तो वह कहलाता है थल समीर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दिन और रात में हवाओं के बहने की जो दिशा है वो भी बदल जाती है। समुद्रों से स्थल की ओर बहने वाली हवाएं समुद्र समीर कहलाती हैं और स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवाएं थल समीर कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हमने देखा कि संवहन में ऊष्मा के स्थानांतरण में जल और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की दो विधियाँ हो गई, चालन द्वारा और संवहन द्वारा। तीसरी विधि है विकिरण द्वारा। तो तीसरी विधि है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। हमने दो विधियां देखी, चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण और संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। इसमें हमने देखा कि ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब कि या तो ठोस माध्यम चाहिए होता है, या द्रव माध्यम चाहिए होता है, या गैस माध्यम चाहिए होता है। मतलब चालन और संवहन में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी विधि है विकिरण द्वारा। इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाती है। जैसे सूर्य,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, या सूर्य की उष्मा जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। तो हम देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के अधिकांश भाग में किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है, मतलब कि वहाँ वायु भी नहीं होती है, फिर भी सूर्य की उष्मा जो है वो पृथ्वी तक पहुँचती है। तो बिना माध्यम के भी सूर्य की उष्मा जो है वो पृथ्वी तक पहुँचती है, तो वह कहलाता है विकिरण द्वारा उष्मा का माध्यम, उष्मा का स्थानांतरण। तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी तक उष्मा का पहुंचना भी किसके द्वारा संभव है? विकिरण द्वारा। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे हीटर जलाते हैं तो हीटर से जो उष्मा निकलती हैं और आसपास के वातावरण में फैलती हैं, वह भी विकिरण के द्वारा ही आसपास के वातावरण में फैलती हैं। हमारा शरीर जो वातावरण से उष्मा को लेता है, वह भी विकिरण द्वारा ही उष्मा को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना माध्यम के भी उष्मा का संचलन होना विकिरण द्वारा ही संभव होता है। तो ये अपने उष्मा की तीनों विधियाँ हो गई, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा।